लेफ्ट में या राइट में? ठीक है। प्रीव्यू नॉट विजिबल। क्या मेरी आवाज आ रही है? अब मैं लाइव हूँ। मैं देख रहा हूँ। मैं फोन काट रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जी जी जी। हम्म। नमस्कार दोस्तों, जन सुलभ पुस्तकालय के इस आयोजन में आप सबका स्वागत है। ये मेरा सौभाग्य कहिए कि मुझे अर्पण कुमार लगातार न्योता देते रहते हैं कि मैं कहानी पढ़ूं, और आज उनका 151वां एपिसोड है। यानी लगातार आयोजन करते हुए उनके 151वें किस्त की घड़ी आ गई है, और उसमें उन्होंने मुझे कहानी पाठ के लिए आमंत्रित किया है। 1 घंटे का समय मेरे पास है। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कहानियों पे बात भी करता चलूं और कुछ कहानियां भी सुनाता चलूं, छोटी छोटी कहानियां, क्योंकि शायद बहुत लंबी कहानियां पाठ के लिहाज से भी आपके और मेरे दोनों के लिए सुविधा पैदा करें। तो मैं अच्छा, जो मैं कहानियां सुना रहा हूं पुरानी नहीं, सबके सब वो कहानियां हैं जो छपी नहीं हैं, और उनमें एक तरह की प्रयोगशीलता है। एक कहानी लिखते हुए मैं कुछ संकोच में पड़ गया था कि पता नहीं ये विषय पाठकों को जमेगा या नहीं जमेगा, लेकिन मुझे लगा कि कहानी है तो इसको कहा जाना चाहिए, एक अनुभव है तो इसको कहा जाना चाहिए, और उससे मेरा ख्याल है कि कुछ बातें निकलेंगी जो कहानी में ठीक ढंग से कही जा सकती हैं। तो ये कहानी है, इसका नाम है प्लास्टिक का डब्बा। ये कहानी बिल्कुल हाल के दिनों की लिखी हुई कहानी है, और मैं आपको ये सुना रहा हूँ। मतलब ये सारी कहानियां जो इसी साल मैंने लिखी हैं, ये वो कहानी है। तो पहली कहानी छोटी सी कहानी है, प्लास्टिक का डब्बा। प्लास्टिक का वह बेहद खूबसूरत डब्बा सुमी ने यूं ही खरीद लिया था। 5 लीटर के इस डब्बे का वह क्या करेगी उसने सोचा भी नहीं था। बस ये ख्याल आया था कि वह इसमें गर्मियों के लिए शरबत बनाकर रखेगी, बनाकर रख सकती है। 250 रुपए का डब्बा इतना महंगा भी नहीं था कि वह अपने शौक के लिए इसे खरीद न सके। तो डब्बा शौक से घर आ गया, लेकिन बहुत सारे दूसरे शौकिया खरीदे गए बर्तनों के साथ किचन के कैबिनेट के ऊपरी हिस्से में रख दिया गया। अगले साल भर तक न वह कैबिनेट खुला न डब्बे की किस्मत खुली। गर्मियां आईं, लेकिन सुमी को शरबत बनाने का ख्याल ना आया। अगली गर्मियां भी आ गईं, लेकिन सुमी शरबत नहीं बना सकी। घर में शरबत बनाने का माहौल नहीं था। सुमी की छोटी बहन संध्या बीमार थी, और अस्पताल में उसके तरह तरह के टेस्ट हो रहे थे। सुमी परेशान थी। उसकी रातें अस्पताल में बीत रही थीं। दिन की भागदौड़ सौरभ यानी उसका पति करता, लेकिन अस्पताल से तरह तरह की मांग आती रहती। ऐसे ही एक शाम सौरभ का फोन आया। सुनो, घर से निकलना तो कम से कम 5 लीटर का एक डब्बा रख लेना, साफ सुथरा। डब्बा? क्या करना है? सौरभ का जवाब सुनकर उसका दिल डूब गया। संध्या का 24 घंटे का पेशाब, यूरिन इकट्ठा करना है, उसका टेस्ट होगा। सुमी के पास सफोला, धारा या ऐसे ही तेल के कई डब्बे थे, मगर उसे ख्याल आया कोई खुले मुंह वाला डब्बा हो तो साफ करने में आसानी होगी। इन तेल वाले डब्बों में जमा पेशाब की ठीक से जांच नहीं हो सकेगी। तो किसी और डब्बे की तलाश में उसने ऊपर का कैबिनेट खोला, और डब्बे की किस्मत खुल गई। हालांकि यह भी क्या किस्मत थी, शरबत रखने के लिए खरीदे गए इस डब्बे में पेशाब इकट्ठा किया जाना था। डब्बा धोते हुए वो कुछ मायूस हुई। इतने सुंदर डब्बे का ही इस्तेमाल? लेकिन इस सवाल पर बहुत विचार करने की फुर्सत उसके पास नहीं थी। उसके पास परेशान करने वाले ख्याल और भी थे। अस्पताल का अनुभव उस पर भारी पड़ रहा था। हालांकि इसके पहले भी वह अस्पताल जाती रही थी, लेकिन दूसरों को देखने, और अक्सर होटलों जैसे साफ सुथरे अस्पतालों में, जहां बीमारी भी सुंदर और भव्य लगती थी।
लेकिन इस सरकारी अस्पताल में संध्या को भर्ती कराते हुए उसे उबकाई सी आने लगी थी। मजबूरी यह थी कि संध्या गंभीर रूप से बीमार थी और सबकी इलाज सलाह थी कि उसका सबसे अच्छा इलाज इसी अस्पताल में होगा। तो इलाज भी चल रहा था और तरह तरह की जांच भी चल रही थी। सुमी सोच रही थी कि उस बहुत सुंदर लगती देह में कितनी तरह के कष्ट हैं, कैसी कैसी कुरूपताएं हैं। पेशाब शब्द बोलते ही उसे घिन्न आती थी, लेकिन 8 दिन में वह अस्पताल में इसकी आदी हो गई थी। हर सुबह शाम नर्स आकर संध्या से पूछती, रात में कितना पेशाब हुआ है। संध्या परेशान हो जाती। वह 2 बार बाथरूम गई थी, लेकिन जाने कैसे जाने कितना हुआ। बस इतना बोल पाती थी कि ठीक से हुआ। खुद सुमी पहली बार यह सवाल सुनकर लाल हो गई थी। उसे लगा शुक्र है सवाल उससे नहीं पूछा गया। लेकिन अब पहली बार वह देह के यथार्थ से आंख मिला रही थी। यह सुंदर दिखने वाली देह, यह कंचन कहलाने वाली काया, कीच का भी घर है, जिसे बाहर निकालने के लिए पूरी देह में तरह तरह के सुराख हैं, छोटे बड़े दोनों। उसे एमए की क्लास में पढ़ी जोनाथन स्विफ्ट की किताब गुलिवर ट्रेवल्स की याद हो आई। अपनी दूसरी यात्रा में गुलिवर अपने से 6 गुना बड़े लोगों की चपेट में आ जाता है। एक लड़की उसे हथेली में लेकर घूमती रहती है। जब वो नहा रही होती है तो गुलिवर उसकी देह देखता है, जिसके बड़े बड़े रोम छिद्र उसमें जुगुप्सा पैदा करते हैं। सुमी को याद है, उसके प्रोफेसर ने कहा था कि सुंदरता को देखने के लिए दूरी का एक परिप्रेक्ष्य जरूरी है। तो सारा मामला परिप्रेक्ष्य का है, इस बात का कि अब कहां से किस चीज को देखते हैं, उसे देखने का मकसद क्या होता है। 24 घंटे से वह इसी बदले हुए परिप्रेक्ष्य में काम कर रही थी। संध्या मिलीलीटर का निशान लगे एक बोतल में यूरिन पास करती, जिसकी मात्रा नोट करके सुमी उसे डब्बे में डालती। हालांकि पहली बार यह काम करते हुए उसका जी मिचलाने को हुआ और हाथ कांप से गए। कहीं अपने भीतर वह चाहती थी कि संध्या खुद यह पेशाब डब्बे में डाल देती, लेकिन वह इतनी कमजोर थी कि यह सोचते हुए भी सुमी खुद पर शर्मिंदा हो उठी। खैर, तीसरी बार यूरिन को डब्बे में डालना उसे आसान लगने लगा था। वह देखकर हैरान थी कि संध्या ने 24 घंटे में 4 लीटर के करीब सुसु कर ली है। क्या हम इतना सुसु करते हैं? वैसे अब वह संतुष्ट थी। अपना कर्तव्य उसने बहुत कायदे से पूरा किया। उसने 24 घंटे में जमा हुए पेशाब के डब्बे को डॉक्टर के कहे मुताबिक देर तक खिलाया और अस्पताल की दी हुई शीशे में भरकर जमा करा दिया। हालांकि यह काम आसान नहीं था, डब्बे से शीशी में पेशाब निकालना, मगर यहां वार्ड में घूम रहे एक डॉक्टर का सुझाव उसके काम आया। उसने सलाह दी कि वह नर्सों से एक सिरिंज लेकर जरूरत भर पेशाब शीशी में डाल ले। यह काम वाकई आसानी से हो गया। उसने शीशी काउंटर पर जमा कराई। अब आखिरी काम बचा था, डब्बे को खाली करने का काम। लेकिन सुमी ने यह काम सौरभ के लिए छोड़ दिया। उसने यह भी तय कर लिया कि यह डब्बा अब घर नहीं आएगा। जिस डब्बे में 24 घंटे का पेशाब जमा हो, वह इसका इस्तेमाल कैसे कर सकती है। शाम को जब सौरभ आया तो सुमी ने बता दिया कि डब्बा खाली करना होगा। सौरभ ने निरपेक्ष भाव से सिर हिलाया और डिब्बा उठाकर कुछ इस तरह चल दिया जैसे पानी से भरी बाल्टी ले जा रहा हो। सुमी को कुछ हैरत भी हुई, कुछ हंसी भी आई कि सौरभ को इस डब्बे से कोई परहेज नहीं। लेकिन असली बवाल सुबह हुआ। सुमी चाय बनाकर सौरभ के लौटने का इंतजार कर रही थी। सौरभ उसी डब्बे को हाथ में लिए घर में घुसा। सुमी की नजर जैसे ही डब्बे पर पड़ी, बिल्कुल बौखला गई। इसे क्यों ले आए हो? इसे बाहर फेंको तुरंत, बिल्कुल तुरंत। सौरभ हैरान था। अरे, इतना अच्छा डब्बा, इसे क्यों फेंकना चाहती हो? छी, तुमको घिन नहीं आ रही? पूरे 24 घंटे इसमें संध्या का पेशाब रहा है। याद करके उबकाई आती है। संध्या की आवाज में उबकाई जैसे शामिल हो गई थी। अरे, मैंने इसे खूब रगड़ रगड़ कर साफ किया है। 3 बार वॉशिंग पाउडर लगाया, एक एक कोना रगड़ा। यह भी ख्याल रखा कि इसमें कोई गंध न बचे। और वाकई सौरभ ने उसे अपनी नाक से लगाकर सूंघ कर दिखा दिया। सुमी को लगा कि उसे मितली आ जाएगी। चीखी, छोड़ो उसको। छी, तुम कितने गंदे हो, घर में मत घुसो। हे भगवान, जरा भी संस्कार नहीं है। लेकिन सौरभ बहस करने को तैयार था। आखिर वह भी विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र पढ़ाता है। तो आज अंग्रेजी में एमए अपनी बीवी के विजात्य पर सवाल खड़ा करने का इससे बेहतर मौका मिलने वाला नहीं था। उसने पलट कर कहा, गंदगी डब्बे में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है। डब्बे की तुम्हारी स्मृति में है। लेकिन इस कटाक्ष से सुमी टस से मस नहीं हुई। उसके पास भी तर्क थे। दिमाग से ही सारी चीजें तय होती हैं। दिमाग ही तय करता है कि प्लास्टिक है, डब्बा है
और गंदा न हो मेरे लिए अस्पृश्य है, क्योंकि इसका इस्तेमाल ऐसे काम के लिए किया गया है जो मेरी स्मृति में उबकाई जगाती है। सुमी यही नहीं रुकी। पति से वह बहस कैसी जिसमें बस अपने बचाव का तर्क पेश किया जाए, पति को मूर्ख और कम पढ़ा लिखा न साबित किया जाए। तो उसने जोड़ा, और तुम फिलॉसफी के कैसे प्रोफेसर हो जो बाहर की वस्तुओं और अंतर की धारणाओं के संश्लेष से बनने वाली राय को समझ नहीं पाते। बाहर की वस्तुओं का कोई अर्थ नहीं है जब तक हम उनकी कोई परिभाषा, कोई उपयोग, उनके साथ अपना कोई जुड़ाव तय नहीं करते। सुमी यही नहीं रुकी। उसने अब महाकवि मिल्टन की मदद ली। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट याद है? वह हेल का जिक्र करता है। वह कहता है मस्तिष्क अपने आप में एक जगह है जो जन्नत को जहन्नुम और जहन्नुम को जन्नत बना सकता है। सौरभ ने बहस को बिल्कुल दूसरे छोर पर ले जाना चाहा। ये तुम लोगों का जो प्यूरिटनिज्म है, हिंदी में क्या कहते हैं, पवित्रतावाद, जो हर तर्क पर भारी पड़ता है। सिद्धांत में सारी बड़ी बड़ी बातें करोगी, छुआछूत, जात पात मिटाने की, लेकिन व्यवहार में और लोगों और सामानों के प्रति दिमाग में जो गंध बसी हुई है वह जाएगी नहीं। एक लम्हे के लिए सुमी को कुछ नहीं सूझा कि वह क्या कहे, लेकिन उसे तत्काल ख्याल आया कि मसला बस एक डब्बे का है जिसे किसी सूरत में घर नहीं लाया जाना है। वह तमक कर बोली, एक गंदे डब्बे को घर में लाने के लिए तुम कितना तर्क वितर्क कर सकते हो दिख रहा है। सौरभ अब चिढ़ने लगा था। डब्बा गंदा नहीं है, और ये तुम हो जो कभी जोनाथन स्विफ्ट को कोट कर रही हो और कभी मिल्टन को। लेकिन उसे समझ में आ गया था डब्बा वह घर में नहीं ला सकता। अंततः उसने हथियार डाल दिए। कुछ नर्म लहजे में कहा, सुनो, इतना अच्छा डब्बा फेंकते अपराध बोध हो रहा है, किसी को दे देते हैं, किसी पड़ोसी या दोस्त को। छी। सुमी ने बहुत लंबा आलाप सा लिया। जो डब्बा हमारे लिए खराब है दूसरों के लिए अच्छा कैसे हो जाएगा? इस सवाल को सौरभ ने लपक कर पकड़ा, क्योंकि उसके पास इस डब्बे की वैसी स्मृति नहीं होगी जैसी तुम्हारे पास है। सोच कर देखो, तुम डब्बे को घर आने क्यों नहीं दे रही? इसलिए नहीं कि डब्बा गंदा है, बल्कि इसलिए कि डब्बे से तुम्हारी एक खास याद जुड़ चुकी है। जिसके पास ऐसी याद नहीं है वह तो मजे से डब्बा का इस्तेमाल कर सकता है। सुमी अब सोचने लगी, हाँ, किसी को चुपचाप दे दे तो कोई गलत बात नहीं होगी, लेकिन दोगे किसको? सौरभ के पास इसका भी जवाब तैयार था। याद नहीं है, 2 दिन पहले मुकुल इसी सोसाइटी में शिफ्ट हुआ है। उसने एक बड़े से डब्बे के लिए पूछा था, फौरन दे आता हूं उसको। हालांकि सुमी कुछ उलझन में थी, मगर बस पीछा छुड़ाने की गरज से उसने सौरभ का सुझाव मान लिया। तो इस तरह डब्बा 2 ब्लॉक दूर मुकुल के घर पहुंच गया। सुमी ने राहत की सांस ली, सौरभ ने भी। 3 दिन बाद संध्या अस्पताल से लौट आई तो यह राहत मुकम्मल हो गई। तीनों की शामें सुकून से कट रही थीं। संध्या कृतज्ञ थी, दीदी, जीजाजी, आप लोगों ने कितना कुछ किया मेरे लिए। बदले में सुमी ने प्यारी सी झिड़की लगाई, पराया समझती है। और सौरभ ने बैठे बैठे हंसते हंसाते प्लास्टिक के डब्बे का पूरा किस्सा सुना दिया। हालांकि सुमी इस पर भी नाराज हुई। क्या जरूरत थी संध्या को सब बताने की? मगर संध्या भी हंस रही थी और सौरभ भी। तो इस तरह तुम्हारे अमृत से धुला हुआ डब्बा मुकुल के घर शोभित हो रहा है। तीनों ने खूब कल्पना की और देर तक अनुमान लगाकर हंसते रहे कि मुकुल की पत्नी ने डब्बे में क्या रखा होगा। संध्या लौट गई और फिर सुमी सौरभ का दोस्तों से मिलना जुलना शुरू हुआ। सौरभ को ख्याल आया, अजीत के घर चलते हैं। उसकी बेटी के जन्मदिन पर नहीं जा सके थे। और सुमी भी राजी हो गई। अजीत और उसकी पत्नी कोमल सौरभ और सुमी को देखकर बेहद खुश हुए। कोमल ने कहा, आज ही फालसे का शरबत बनाए, टेस्ट करो कैसा है। शरबत वाकई शानदार था, रूह तक उतरने वाला। दोनों ने बड़ी तारीफ की। कोमल ने कहा, और लो ना, रुको मैं पूरा डब्बा ले आती। डब्बा देखकर दोनों की नजर टंगी की टंगी रह गई। बहुत सुंदर डब्बा। बस गड़बड़ी यही थी कि वही डब्बा था जिसमें संध्या का। सुमी को एक पल को लगा कि उबकाई आ जाएगी, लेकिन अगले ही लम्हे उसने महसूस किया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन डब्बा तो मुकुल को दिया गया था, इनके पास कहां से आ गया? सौरभ से रहा नहीं गया तो उसने अजीत से पूछ लिया, इतना सुंदर डब्बा कहां से लाया? अजीत हंसने लगा, अरे क्या बताऊं, बिटिया के जन्मदिन पर मुकुल और उसकी बीवी इसमें चॉकलेट भर कर लाए थे। चॉकलेट तो वह खा गई, कोमल ने डिब्बा शरबत से भर लिया।
वही शरबत कोमल फिर से उनके खाली गिलासों में डाल रही थी। लोग दोनों मना कर रहे थे, लेकिन अब भरा हुआ गिलास खाली करने की चुनौती थी। सौरभ ने कुछ बेबसी से सुमी को देखा और फिर अचानक एक बार में गिलास गटगटा कर पी गया। सुमी कुछ देर धीरे धीरे सिप करती रही। आखिर उसने भी गिलास खाली कर दिया। 1 घंटे बाद सौरभ और सुमी अजीत के घर से निकले। सड़क पर आते ही सौरभ ने जोरदार ठहाका लगाया। तब डब्बे का उद्घाटन तुम्ही ने कर दिया। कुछ बननाई फिर सुमी ने उसे घूरा। कहा चुप रहो, मेरा मन बिल्कुल वॉमिटिंग करने का हो रहा है। लेकिन फिर वह कुछ ढीली पड़ी। उसके चेहरे पर फीकी हंसी थी। सच है यार, डब्बा तो साफ सुथरा ही था। बेकार में उसको गंदगी से जोड़े बैठी थी। अच्छा हुआ तुमने फेंका नहीं, किसी के तो काम आया। सौरभ के चेहरे पर शरारत थी। तुमने गौर किया, फालसे के स्वाद में थोड़ी गंध शामिल थी, अस्पताल वाली। छी, ओक और सड़क किनारे ही सुमी दोहरी हो गई। उसकी उल्टी के साथ फालसे का शरबत बाहर आ गया। सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी। सौरभ उसकी पीठ सहला रहा था। मैंने तो मजाक में कहा था। सही है, मन के भीतर बैठी धारणाओं को खुरच कर फेंकने में वक्त लगता है। भन्नाई हुई सुमी ने तय किया, वह कभी इसका बदला लेगी। तो दोस्तों, ये एक पहली कहानी हुई। मैं ये कहानी लिखते हुए भी हिचक रहा था थोड़ा, और पढ़ते हुए भी, क्योंकि एहसास था कि वाकई हमारे सौंदर्य बोध को, हमारे मतलब एक तरह का जो टेस्ट है, उसको अचानक ऐसे शब्दों से अरुचि जागती, जहां आप थोड़ी भी तृष्णा पैदा होती है। लेकिन जीवन जो है, उसमें सिर्फ दूर से दिखने वाली सुंदरता का नहीं, बहुत सारी वैसी चीजों का भी अहम योगदान होता है, जिनसे हम आंख मिलाने की कोशिश नहीं करते, उससे बचते हैं। मुझे लगा कि ये कहानी लिखी जानी चाहिए, तो मैंने इसको लिखा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी। एक दूसरी कहानी, जिसका वास्ता भी अस्पताल से है। दरअसल ये जो पिछला वर्ष रहा, लॉकडाउन और कोविड के की बीमारी का, उसके बीच बहुत सारी घटनाएं घटती रहीं, और इत्तेफाक से बहुत सारा समय बहुत सारे लोगों का अस्पताल में गुजरा। तो इस साल मैंने एक कहानी लिखी थी, बुखार नाम की, जो हंस में प्रकाशित भी हुई थी। लेकिन एक दूसरी कहानी, जो उद्भावना के कथा विशेषांक में आनी है, अभी आई नहीं है, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी का वास्ता भी बीमारी से, अस्पताल से है, लेकिन ये बिल्कुल दूसरे तरह की कहानी है। और तीसरी तरह की कहानी उससे भी अलग सी कहानी है। इस कहानी का शीर्षक है, इसका नाम है हिना। हिना एक किरदार है। शीर्षक है, हिना बता दिया। ओ सॉरी, कहानी का शीर्षक जनरल वार्ड है। मुझे अचानक ऊपर हिना लिखा हुआ नजर आया, जो मुख्य किरदार का था। अभी मैं सोच रहा था कि कहानी तो मैंने दूसरी निकाली थी। तो कहानी जनरल वार्ड है। सुनिए कहानी। वार्ड में दो चूहे दौड़ते रहते थे, जैसे दो दोस्त खेल रहे हों। वे चप्पलों के ऊपर से निकल जाते। फर्श पर लेटी बुढ़िया का जिस्म उन्हें शायद थोड़ी छोटी पहाड़ी जैसा लगता, जिसे दौड़ते हुए पार कर जाते। बुढ़िया अपनी आधी नींद में कुनमुनाती, करवट बदलती, सो जाती। उसके पास चिंता करने या झल्लाने को इन दो चूहों से ज्यादा बड़े मसले थे। उसकी बेटी शबनम अस्पताल में थी, और बेटे अख्तर को पुलिस ले गई थी। बेटी की बीमारी की वजह से पहले से ही छलनी हो चुका उसका सीना, पुलिस के हाथों बेटे की पिटाई देखकर बिल्कुल धाड़ धाड़ फटने को था। उसकी बहू भी कलपती रही थी, लेकिन एक कल की बात थी। अभी तो वह बहू कुछ झल्लाई हुई सी थी, अपने किस्मत को कोसती हुई कि वैसे घर में निकाह हुआ, जहां सुख चैन के 4 दिन देखने को नहीं मिले। वार्ड में उसकी भन्नाई आवाज किसी तितली की तरह घूम रही थी। क्या जरूरत थी मारपीट करने की? बड़ा बदला लेने निकला था। पुलिस ने निकाल दिया सारा बदला। बोलते बोलते तितली सिसकी में बदल गई, और वह फिर भिची रुलाई में। यह कहानी वार्ड में मौजूद रोगियों और उसके तीमारदारों को मालूम थी। बेटे की फलों की रेहड़ी किसी ने शिकायत करके हटवा दी थी,
और कई तरह की मुसीबतों से घिरे लड़के ने कुछ अपनी पूंजी और कुछ अपना रोजगार छीनने की हताशा में एक और मुसीबत मोल ले ली थी। अपनी हैसियत जाने बिना मारपीट करने पहुंच गया था और उल्टे पुलिस की मार खाकर हवालात में था। इस बीच बुढ़िया की बेटी जोर से कराही, या वाकई दर्द की वजह से या तो वाकई दर्द की वजह से या फिर अपनी भाभी को चुप कराने की गरज से, या शायद दोनों वजहों से। जो भी हो, बहू अचानक चुप हुई। भन्नाई हुई तितली जैसी आवाज अचानक मुलायम खरगोश सी हो गई। जब ननद का हाल ले रही थी, कुछ चाहिए शबनम? दर्द हो रहा है। शबनम को बहुत कुछ चाहिए था। 24 की उम्र में उसकी शादी हो गई थी और अगले ही साल वो मां बनने वाली थी। लेकिन इस बीच उसके पांवों में अजीब सा दर्द रहने लगा था। कई बार उसे लगता इनमें जान ही नहीं बची है, लेकिन संकोच में अपने शौहर को बता तक नहीं पाई। और एक दिन ऐसा आया जब वाकई इन पांवों में जान नहीं बची थी। वे सुन्न पड़े थे। वो बिस्तर से उठ नहीं पाई। दहशत में रोने लगी। ससुराल वालों ने फौरन मायके में खबर की, उसे अस्पताल में भर्ती कराया और फिर सब मायके वालों पर छोड़ दिया। बीते 2 हफ्ते से इस वार्ड में है। इन 2 हफ्तों में एक बार भी उसका शौहर उसे देखने नहीं आया है। उसे अब डर लग रहा है कि वह उसे छोड़ न दे। लेकिन अभी वह बस इतना चाहती थी कि भाभी उसके सुन्न पांवों को दूसरी तरफ कर दे ताकि वह करवट बदल सके। भाभी ने बहुत सहजता से काम निपटाया। साथ में पूछ लिया, कुछ खाओगी भी? शबनम ने ना में सिर हिलाया। तो ये केले गल रहे हैं, दे देती हूँ बंदरों को। वार्ड की खिड़की से चिपका एक बंदर परिवार बड़ी उम्मीद से उनकी ओर देख रहा था। बंदर दंपति का मासूम सा गुलाबी बच्चा खिड़की से बिल्कुल चिपका एक अखबार फाड़ने में लगा था। हालांकि वार्ड से एक दो आवाजें उठी, अरे मत दो इनको, आदत पड़ जाएगी, ये झूलते रहेंगे। एक ने याद दिलाया कि अस्पताल वाले भी मना करते हैं कि बंदरों को कुछ खिलाए नहीं। लेकिन हिना इससे बेपरवाह थी। हाँ, बहू या भाभी का नाम हिना था। भन्नाई तितली से मुलायम खरगोश जैसे हुई उसकी आवाज अब कुलांचे भरती हिरणी जैसी हो गई थी। अरे मना करने दीजिए, यही बंदर इस अस्पताल की आधी गंदगी साफ कर देते हैं। ये न हो तो अस्पताल और गंदा दिखे, फिर हम कुछ न कुछ दें तो ये खाएंगे क्या? बोलते बोलते उसकी आवाज में ऐसी स्निग्धता चली आई कि वार्ड में किसी ने उसकी बात नहीं काटी। बोतल में पानी भर के ला रही हूं अम्मा। अब हिना अगले काम में लग गई। अम्मा चुप रही। उसकी नजर खेल रहे चूहों पर थी। वह जानती थी कि जो मन करेगा उसकी बहू वही करेगी। यह भी जानती थी कि बहू कई बार उल्टा सीधा बोल जाती है, मगर सेवा में कोई कसर नहीं रखती। वह नहीं होती तो बीमार बेटी को वह अकेले कैसे संभालती, वह भी एक नालायक बेटे के साथ। बहू की बस एक ही बात उसे पसंद नहीं है, हर किसी के साथ बोलती बतियाती रहेगी। वार्ड में भी हर तरफ हिना हिना की आवाज लगी रहती है। दूसरे मर्दों से भी उसकी गप चलती रहती। सास के ख्यालों से अनजान हिना अब भी अपने में मगन थी। बिस्तर के बगल में लगी छोटी सी मेज पर पानी की बोतल सजाती हुए किससे बोल रही थी, क्या कहूं, अब अल्लाह ताला ने मेरे पांव में दौड़ लिख रखी है तो दौड़ना ही पड़ेगा। हालांकि इस बात को हल्के ढंग से कहती हिना के दुख और डर दोनों बहुत बड़े थे। जिसका शौहर जेल में हो, उसकी जान ऐसी ही सूख जाती है। नई कमाई होनी नहीं है, और अगर कुछ बचा हुआ है तो वह शौहर को छुड़ाने में चला जाएगा। लेकिन शौहर से ज्यादा बड़ी एक और चिंता उसके सिर पर थी। यह ऐसा डर था जिसे वह अपने बातूनी स्वभाव के बावजूद किसी से साझा नहीं कर पा रही थी। उसका भाई दुबई से लौटा था। जिस दिन लौटा उस दिन उसके पास ही रुका। दुबई दुबई के चमचमाते किस्से बताता रहा। यह भी कि कोरोना के बाद क्या हालत हो गई, हवाई जहाज से आने जाने में कितनी मुश्किल हुई। उस दिन अपने झुग्गी नुमा घर में बैठी हिना फिर भी मगन थी। दुबई से लौटा भाई उसको कितना मानता है, उसकी कितनी अच्छी नौकरी है, भाई अच्छे से जिए, यह भी उसके सुख के लिए बहुत है। लेकिन उसी शाम भाई को बुखार हो गया। वह तभी से डर गई थी। भाई भी डरा हुआ था। उसका कोरोना टेस्ट हुआ था। वह खुद भाई को कोरोना सेंटर छोड़ने गई थी। अगर उसे कोरोना हो गया तो फिर घर में सबका टेस्ट होगा, और टेस्ट होने के अलावा सबको क्वारंटीन होना होगा। अगर वह क्वारंटीन हो गई तो उसके शौहर को कौन देखेगा? उसकी अजमरी बुढ़िया सास तो ऐसे ही मर जाएगी। उसका सारा ध्यान इस बात पर था कि वह खुद को क्वारंटीन होने से कैसे बचाएगी। उसकी परेशानी यह भी थी कि उसने इस जनरल वार्ड में 2-3 लोगों को भाई के बारे में बता दिया था, यह भी कि उसका कोरोना टेस्ट हुआ है।
अब सब पूछ रहे थे कि रिपोर्ट में क्या निकला। उसे मालूम था कि अगर रिपोर्ट गलत आई तो यही लोग उसके दुश्मन हो जाएंगे। उसने देखा था किस तरह एक मरीज के कोरोना टेस्ट से पहले डॉक्टर और नर्स तक उसे छूने को तैयार नहीं थे। उसका बाथरूम जाना तक रोक दिया गया था। जब रिपोर्ट नेगेटिव आई तो सबकी सांस में सांस आई और उस मरीज को बाथरूम जाने दिया गया। हालांकि सब कहते हैं कोरोना से बड़ा कोरोना का डर हो गया है। जो भी हो उससे बचकर तो रहना होगा। वह खुद को क्वारंटीन से कैसे बचाएगी? वह तेजी से योजना बनाने लगी थी। उसने हिसाब लगाया किस किस को उसने भाई के बारे में बताया है। एक तो बगल वाली को, जिसे रोज 3 इंजेक्शन पड़ते हैं और वही जिसके लिए इंजेक्शन दुकान से खरीद लाती है। दूसरे वार्ड के दरबान को, जो इन दिनों उसके शौहर का दोस्त बना हुआ था। इस सरकारी अस्पताल में वह किसी बॉस की तरह घूमता रहता था। एक मरीज के साथ बस एक तीमारदार की इजाजत थी तो दरबान सूंघता रहता है कि किसके साथ एक से ज्यादा लोग हैं। उनको फौरन बाहर का रास्ता दिखाता और बहस करने पर नियमों का हवाला देता। यही नहीं, रात को जब तीमारदार बीमार के बिस्तरे के नीचे फर्श पर सोए रहते तो सुबह 5 बजे सबको पुकार पुकार कर उठाने चला आता। एक दो लोग झल्लाते तो जवाब देता, अस्पताल की सफाई नहीं होगी, यहाँ सोने आए हो, रात भर सो लिया या नहीं। उसकी आवाज, ऊंची आवाज पूरे वार्ड में गूंजती रहती। हालांकि इस वजह से भी एक आध बार कुछ मरीजों की डांट सुन चुका था, लेकिन इसके बावजूद वार्ड में उसका जलवा कायम था। हिना के शौहर ने धीरे धीरे उससे दोस्ती की थी, 3 4 बार उसे चाय पिलाई थी। लेकिन दरबान चाय के लालच में उन लोगों का दोस्त नहीं बना था। हिना यह समझती है कि दरबान का चेहरा उसको देखकर कोमल हो जाता था। यही नहीं, दरबान का कोई गंदा इरादा नहीं था, लेकिन परदेश में हिना जैसी हंस बोलकर बतिया लेने वाली लड़की अचानक उसके खाली जीवन में खरियाली पैदा कर देती थी। दरबान ने हिना और उसके शौहर को बताया था, इस अस्पताल में पहरेदारी के उसे 20,000 रुपए मिलते हैं। 20,000! सुनकर हिना और उसके शौहर का मुंह खुला का खुला रह गया था। और क्या, देश का सबसे नामी अस्पताल है, यहाँ भर्ती होने के लिए मंत्री लोग का सिफारिश लगता है, जबकि एक आध बार हम लोग के कहने पर भी डॉक्टर देख लेता है पेशेंट को। दरबान ने दोनों पति पत्नी के आगे डींग हाँकी थी। हालांकि उसे मालूम था डॉक्टर तक सीधे पहुंचने की औकात अभी उसकी नहीं हो पाई है। वह तो अस्पताल का अदना कर्मचारी भी नहीं, एक कंट्रैक्टर का आदमी था जिसने उसे यहाँ लगाया था। हिना के शौहर ने बाकायदा प्रस्ताव रख दिया था, भाई हो सके तो मेरे लिए भी गुंजाइश देखना। फलों का ठेला उसके लिए बहुत मुनाफे का काम नहीं रह गया था। इन दिनों हर कोई सब्जी और फल बेचने में ही लगा था। दरबान 2 3 दिन तक हाँ हाँ करता रहा और एक दिन उसने सच बोल दिया। उसे नौकरी पाने के लिए 1 लाख रुपए देने पड़े थे। तो अगर वे लोग 1 लाख देने को तैयार हैं तो यह बात करें। उसने यह भी समझाया कि 1 लाख तो इस अस्पताल की नौकरी के लिए है, बाहर किसी बिल्डिंग में ऐसे ही लग जाएगा, लेकिन वहां 6 से 8 हजार रुपए तक ही मिलेगा। हिना और उसके पति कुछ मायूस हुए थे, लेकिन इस मायूसी को पीछे छोड़कर दोस्ती दोनों की ठीक ठाक हो चली थी। दरबान रोज आता और हालचाल पूछता। जब पता चला कि अख्तर को पुलिस वाले पकड़ कर ले गए हैं, तब वह भी हिना के साथ थाने गया था। उसने किसी सिपाही से बात भी की थी, भरोसा दिलाया था कि वह जल्दी छूट जाएगा। तो इसी दरबान को उसने नई मुसीबत भी बताई थी, भाई का कोरोना टेस्ट हुआ है। सिर हिलाता हुआ दरबान सब सुनता रहा था। उसके चेहरे पर चिंता दिख रही थी। फिर उसने कहा, बताइएगा हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं। हिना ने तय कर लिया कि भाई की रिपोर्ट किसी को बताएगी ही नहीं। निगेटिव आया तो ठीक, अगर कोरोना निकला तब भी बोल देगी कोरोना नहीं निकला है। बाकी भाई का इलाज तो अस्पताल वाले कर देंगे ही। लेकिन अगर उसे भी कोरोना हुआ तो कहते हैं छूत की बीमारी है। लेकिन उसने फौरन इस ख्याल को झटक दिया, उसे तो कोरोना हो ही नहीं सकता। इतनी हट्टी कट्टी है, मेहनत करती है। उसने खुद पर भरोसा करने की कोशिश की। उसने वार्ड में नजर घुमा कर देखा, यहां उससे सेहतमंद कोई नहीं है। बगल वाले को टीबी है, उसके बाद वाली बेड पर जुबड़िया है, पता नहीं क्यों खांसती रहती है। इन सबकी मदद भी वही करती है। अचानक वह पड़ोस वाले बेड की आंटी की आवाज सुनकर चौंक पड़ी। क्या सोच रही है हिना, परेशान है ना बहुत? एक बारगी हिना को याद आया, उसे कितनी परेशानियों ने घेर रखा है। एक पल को उसकी आंख भरने को आई, लेकिन दूसरे ही पल उसने ध्यान भटकाया। ध्यान भटकाने की एक वजह मिल गई थी। एक तिलचट्टा आंटी के झोले पर चढ़ रहा था। अरे आंटी देखो! जब तक आंटी देखती, वही रखे अखबार से उसने तिलचट्टे को हाथ में उठा लिया और वार्ड की खुली खिड़की के बाहर उछाल दिया। तिलचट्टा था, वह हंसते हुए बोल रही थी। आंटी हैरान थी,
तुझे डर नहीं लगता? अब हिना की आवाज में तितली, खरगोश और हिरण को पीछे छोड़कर एक कोयल चली आई थी। उसने बिल्कुल सुरीले लहजे में अरे को बहुत लंबा खींचा और कहा, तिलचट्टे से डरेंगे आंटी, यहाँ तो हर तरफ लोमड़ी, सियार और तेंदुआ घूमते रहता है। आंटी भी उसकी बात समझकर हंसने लगी थी। लाइए, आपकी दवा लानी है ना, अभी ला देती हूँ। अभी अम्मा बैठी है, शबनम को देख लेगी, 10 मिनट में आ जाएगी। आंटी कहलाने वाली अधेड़ औरत का चेहरा कुछ करुण हो गया। भगवान तुम्हें खूब आशीष देंगे बेटी। हंसती हुई हिना अब वार्ड के बाहर थी, लेकिन यहीं उससे एक चूक हो गई। वह मोबाइल फोन अम्मी के पास छोड़ आई थी। जब 10 मिनट बाद दवा लेकर लौटी तो पाया अम्मी फोन पर धाड़ धाड़ रोए जा रही है। उसका जी धक रह गया, कहीं उसके शौहर को पुलिस वालों ने कुछ किया तो नहीं है। लेकिन अगले ही लम्हे उसे समझ में आ गया, बात कुछ और है। दुबई से लौटे भाई का फोन था, जिसने बताया कि उसे जांच में कोरोना निकल आया है। अब अम्मी की रुलाई के बीच पूरे वार्ड में बात किसी से छुपी न रही थी। हिना ने माथा पकड़ लिया। जो बात वह सबसे छुपाना चाहती थी, वह अम्मी ने सबको बता दी। अब वार्ड में रहना मुश्किल हो जाएगा, कोई टिकने नहीं देगा। लेकिन ऐसे में हिना का दिमाग सबसे तेज चलता है। उसने फौरन बुढ़िया के हाथ से फोन छीना और जोड़ा और भाई से बात करने लगी। हाँ हाँ करती रही और फिर जोड़ा, अरे अम्मा, उल्टा समझ गई थी, रोए जा रही है। अरे तुम तो ठीक हो जाओगे, अच्छा अब करती हूँ बाद में फोन। उसे मालूम था कि भाई को समझ में उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन अभी उसे वार्ड का माहौल संभालना था। उसने सबको सुनाते हुए कहा, अम्मा उल्टा समझ लेती हो। उसने कहा, निगेटिव आई है जांच, तुमने समझ लिया खराब रिपोर्ट है। अरे कोरोना में पॉजिटिव होना खराब होता है, निगेटिव होना अच्छा। इसका मतलब यह हुआ कि भाई को कोरोना नहीं है। अम्मा उसे हैरान देखती रही। इस बीच हिना की आवाज में आने वाले तितली, खरगोश, हिरण और कोयल को हटाकर एक गाय चली आई थी, करुणा से भरी हुई, बोले जा रही थी, कितना तकलीफ झेल रहा है परिवार अम्मा। शबनम अस्पताल में है, वो जेल में है, मेरा भाई दूसरे अस्पताल में है, और तुम जो हो ठीक से समझे बिना रोए जा रही हो। अल्लाह बोलता है ऐसे मौके पर सब्र सबसे जरूरी होता है, और हम परेशान क्यों हों, इतने सारे लोग अपने साथ हैं। जिस आंटी की वह दवा लेकर आई थी, उन्होंने तेजी से सिर हिलाया। हाँ हाँ हम लोग हैं, परेशान न होना हिना। वार्ड के चेहरे पर तनी हुई चिंता की लकीरें कुछ ढीली पड़ गई थीं। दूर खड़ी एक नर्स सारा माजरा देख रही थी। फिर हिना ने चूहों की मदद ली। दोनों चूहे कोने वाले बेड की थाली पर नाच रहे थे। संभालो संभालो आंटी, अरे अब जाकर धो बर्तन, इसे ढक कर रखा करो पॉलीथीन में, नहीं तो सब हक जमाने लगते हैं। वह हंसते हुए बोल रही थी। वार्ड अब चूहों से अपना सामान बचाने में लग गया था। लेकिन हिना के चेहरे पर जितनी चिंता थी, मन में उतने चेहरे पर जितनी हंसी थी, मन में उतनी ही चिंता। अभी तो वार्ड वालों को उसने समझा दिया, लेकिन जब कोरोना वालों की टीम आएगी तो वो वार्ड से बाहर निकलकर कुछ सोचना चाहती थी। लेकिन बाहर आते समय दरबान ने टोक दिया, अरे कहां जा रही है हिना, घबराई हुई काहे है। अब हिना को समझ में आया कि वार्ड के भीतर जो छुपा रही थी, वह उसके चेहरे पर दिख रहा है। अब उसका सब्र भी जवाब दे रहा था। वह दरबान को कुछ कहती, इसके पहले उसकी आंख भर आई। दरबान ने देखा तो हैरान रह गया। चल चल नीचे बात करते हैं। उसने अपने साथी को हिदायत दी कि वह ड्यूटी पर ठीक से रहे और खुद हिना के साथ नीचे उतर गया। अब हिना को राज खोलना पड़ा। उसने बताया कि उसके भाई को भी कोरोना हो गया है। दरबान ने तसल्ली दी, अरे ठीक हो जाएगा। हिना ने कहा, इस बात की फिक्र नहीं है, अभी तो उसे क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो फिर घर के इतने काम कौन करेगा? अख्तर को छुड़ाना है, शबनम को देखना है, सबकी रोटी का इंतजाम करना है। बोलते बोलते रो पड़ी। हूं करता दरबान फिर कुछ कातर हो गया। उसने धीरज बंधाया, अरे सब ठीक हो जाएगा, तू ऐसा कर बस क्वारंटीन से बच जा। लेकिन कैसे? हिना को मालूम था कोरोना वाले आएंगे, घर के बाहर निशान भी लगा देंगे और सबके आने जाने पर रोक भी। रास्ता दरबान ने सुझाया था, अरे वो 24 घंटे निगरानी के लिए थोड़े आएंगे, वो फोन पर नजर रखते हैं। मोबाइल लेकर बाहर निकली तो समझ जाएंगे तो क्वारंटीन तोड़ रही है। तो तू घर पर मोबाइल छोड़कर निकल जा, बुढ़िया को अपनी जगह क्वारंटीन करा दे, उससे वो बता दे कि निकलेगी नहीं। हिना कुछ देर सोचती रही। पता नहीं इससे काम बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन इसके अलावा उपाय भी नहीं था। वह फिर वार्ड में लौटी। अपनी नजर शबनम से कहा कि वो कुछ देर अकेली रह ले, अम्मी को लेकर वह निकल रही है।
अम्मी को समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन वह बहू का विरोध करने की हालत में नहीं थी। उसे यह समझ में आ गया था कि बहू भाई की बीमारी छुपा रही है। घर के रास्ते में हिना ने अम्मा को बताया, अम्मी तुमको क्वारंटीन रहना पड़ेगा। बुढ़िया भौचक उसे देखती रही थी। खुशबू ने समझाया, हिना ने समझाया, देख अम्मी, पुलिस वाले अभी भाई का के कांटेक्ट खोजते हुए आएंगे। वो मुझे बोलेंगे मैं घर से न निकलूं, लेकिन अगर मैं न निकलूं तो काम कैसे होगा? तू तो कर नहीं पाएगी ना। लेकिन वो मुझे पहचानते तो है नहीं। तो तू हिना बन जाना, यानी मान लेना तू घर पर रहेगी, बिल्कुल नहीं निकलेगी। बुढ़िया डरी हुई थी, लेकिन मोहल्ले में किसी ने शिकायत कर दी तो सब जेल जाएंगे। अभी तबलीगी वालों का किस्सा नहीं सुना? कोरोना फैलाने वालों में हमें भी गिन लेंगे। हिना ने ठंडी सांस ली। ये डर तो है, माहौल बहुत गंदा हो गया है। मुसलमान पर सबकी नजर है, कुछ भी होगा बात का बतंगड़ बन जाएगा। लेकिन खतरा तो उठाना होगा। उसने फिर से अम्मी को समझाया, अम्मी, मोहल्ले में किसे मालूम कि भाई के साथ क्या हुआ? आज तू उसे ले गई थी, अब मैं। एक तो कोई पूछने नहीं आएगा, दूसरे आया तो बता देना कि हिना तो अस्पताल में थी, तू ही भाई के साथ रही थी। बुढ़िया के पास ये बात मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। दोनों घर पहुंचे, पहुंचकर पाया कि वाकई कोरोना वालों की एक टीम उनके बारे में पूछताछ कर रही है। हिना फौरन छिटक कर दूर हो गई। बुढ़िया हाँ हूं करती रही। कुछ देर बाद उनके छोटे से घर के बाहर एक रस्सी लगी हुई थी, कोरोना का ठप्पा लगा हुआ था। डरी हुई सास घर के भीतर थी और बहू यानी हिना बाहर। वह खुश थी कि उसका प्लान काम कर गया। अच्छी बात यह भी थी कि बुढ़िया से कोई मिलने नहीं आएगा, यानी यह खुदा खोदी नहीं होगी किसने क्या कहा और कौन किसके साथ गया था। फोन भी हिना के पास ही रह गया। मोहल्ले वालों को बस ये पता चला कि दुबई से लौटे हिना के भाई को कोरोना हो गया है। तो हिना आजाद थी। अब अख्तर को आजाद कराना था और शबनम को ढाढ़स बंधाना था। लेकिन दोनों काम आसान नहीं थे। एक काम का रास्ता हिना को लेकिन फिर भी दिखने लगा था। वार्ड में एक आंटी इमरजेंसी में एडमिट हुई थी, बड़े घर की। ये उनके पास का सामान बता रहा था। हिना उनसे भी घुल मिल चुकी थी। उन्होंने बताया कि उसके पति पुलिस में ऊंची पोस्ट पर हैं। रात को शुगर बहुत बढ़ गई तो एडमिट होना पड़ा। अभी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना खतरे से खाली नहीं। फिर ज्यादातर अस्पताल बंद पड़े हैं, बस कोविड का इलाज हो रहा है। तो हिना ने उनको अपनी समस्या बताई। 4 दिन से हिना को दौड़ती भागती देख आंटी ने कहा, अरे ये तो मैं अभी बात करती हूँ। उन्होंने अपने पति को फोन किया। पति ने कहा कि वह पता करके बताता है। 2 घंटे बाद पति का फोन आ गया। अख्तर के खिलाफ कोई मामला नहीं लगाया गया है। पुलिस वाले उसे अदालत में पेश करने वाले थे, लेकिन उन्होंने रुकवा दिया, शाम तक छोड़ देंगे। हिना को लगा कि अस्पताल में यह खबर किसी ईद से कम नहीं। वह सबको लाकर मिठाई बांटते। लेकिन माहौल फिर भी ऐसा नहीं था। सब बीमार लोग यहाँ की परेशानी से उकताए हुए। इस वार्ड में बस चूहे और तुलचट्टे खुश रहते हैं, बेखौफ हर जगह चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन अभी हिना भी खुश थी। उसने एक बासी रोटी चूहों की ओर उछाल दी। बदकिस्मती से उसे करते हुए एक नर्स ने देख लिया। वह चिल्लाने लगी, अरे ये क्या कर रही है, उसे क्यों दे रही है रोटी? चूहे पालेगी भी और बाद में शिकायत भी करेगी कि वार्ड में चूहे घूमते हैं। लेकिन हिना के लिए कोई डांट नहीं थी। वह हंसती रही और उसकी हंसी में कुछ ऐसा था कि नर्स भी पहले चुप हुई, फिर हैरान होकर उसे देखती रही और फिर हंसती हुई चली गई। ये लड़की पागल है बिल्कुल। उधर नर्स की आवाज सुनकर दरबान चला आया था। उसे लगा कि एक बार साहबी दिखाने का मौका उसके सामने है। लेकिन उसने देखा कि मामला हिना का है तो गंभीरता से किनारे खड़ा हो गया। फिर हिना ने उसे बताया और शबनम को भी कि अख्तर आज छूट जाएगा। दरबान बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि वह ड्यूटी खत्म होने के बाद अख्तर को ले आएगा। शबनम भी बड़ी खुश थी। भाई जेल में हो तो भाभी कितना मन लगाकर उसका ख्याल रखेगी। लेकिन अख्तर को लाने की नौबत नहीं आई। शाम होते होते खुद अस्पताल पहुंच गया। चेहरा मुरझाया हुआ था, कुछ पिटा थका भी लग रहा था, लेकिन खुश था। मगर उसे देखकर हिना की आंख भर आई। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर कोई डरी हुई हिरनी फिर चली आई थी और चिल्लाने कलपने लगी थी, अब झगड़ा मत करना, हर जगह गरीब मार खाता है। कहना वह मुसलमान भी चाहती थी, लेकिन याद करके चुप रहेगी कि वार्ड में ज्यादातर हिंदू लोग हैं, यह भी कि वे उसके पूरे काम आ रहे हैं। अक्सर उससे झगड़ा करने वाला अख्तर अभी चुप था। जेल से छूट जाने की राहत बहुत बड़ी थी। उसे यह भी पता था कि हिना ने ही अस्पताल में किसी को बोलकर उसे छुड़वाया है। हिना ने उसे उनसे मिलवाया भी।
उसने जल्दी से उनके पांव छू लिए। अगली सुबह हिना के पांव में फिर से पंख लग गए थे। उसके साथ अख्तर भी था और वह दरबान से गपशप कर रहा था। दरबान उसे दिलासा दे रहा था कि घूस के पैसे न भी हों तो दूसरी जगह की दरबानी तो उसे दिला ही देगा। अरे नहीं, बंदूक चलाने जैसी बात नहीं होती, बस खड़ा रहना पड़ता है, सबको सलाम ठोकना आता है, गेट बंद करना, गेट खोलना बंद करना, बस यही। नाइट ड्यूटी में कुछ ज्यादा पैसा मिलेगा। अख्तर सिर हिला रहा था। एक नई नौकरी की संभावना के बीच उसकी बीती हुई तकलीफें जैसे घुल रही थीं। हिना घर से चाय बनाकर लाई थी। एक प्याली उसने अख्तर को दी और दूसरी प्याली शबनम को देने गई। शबनम ने कहा, भाभी उठकर बिस्तर से टेक लगाकर बिठा दो। हिना ने बहुत एहतियात से काम किया। शबनम एक अखबार देख रही थी। भाभी बीएड का निकला है, टेस्ट दे दें क्या? हिना ने फौरन कहा, हाँ शबनम हाँ। इतनी तकलीफ के बाद भी शबनम आने वाले कल के बारे में सोच रही है। ठीक हो जाएगी तो कोई ना कोई रास्ता बन जाएगा। फिर शबनम ने धीरे से बताया, भाभी उनका फोन आया था। तेरे शौहर का? हिना की आवाज में अचानक खुशी भरा कौतूहल भर आया। शबनम ने सिर हिलाया, हाँ कहा है आएंगे, कहा है आगे की सोच। यह दूसरी राहत की खबर थी जिसने चाय की सुबह को हिना के लिए कुछ न घर है, न खाने का ठिकाना, न नौकरी, न बीमारी से निजात, लेकिन फिर भी जीने का रास्ता निकलता रहता है। यह छोटी बात नहीं है। तभी वह चिहुकी। दोनों चूहे उसके पांव के ऊपर से पार हो गए। दूर अलमारी के पास से त्रिचिट्टा उसे देख रहा था। वह हंसने लगी, ये सब भी जी रहे हैं, हम तो आदमी हैं, निकाल लेंगे रास्ता जीने का। अचानक उसने देखा शबनम भी उसे देख रही है और अख्तर भी। दोनों की आंखों में कोमलता है। वह झेंप सी गई। उसे अम्मी का ख्याल आया जो उसकी जगह क्वारंटीन है। उसने फिल्म फोन मिलाया, अम्मी ठीक से तो हो, हम सब जल्दी लौटेंगे। एक वार्ड के भीतर एक छोटा सा परिवार अब मुस्कुरा रहा था और बाकी वार्ड भी उस मुस्कुराहट में कुछ उजला लगने लगा था। यह दूसरी कहानी थी जो मैंने सुनाई आपको। एक छोटी सी कहानी, मुझे लगता है कहानी थोड़ी लंबी हो गई थी, लेकिन जीवन के जो संघर्ष होते हैं उनके बीच भी बने रहने की, अपने आप को बचाए रखने की जो जिद होती है वो बहुत मानवीय किस्म की चीज मुझे लगती है। तो मुझे लगा था कि उसका चित्रण जरूरी है, तो ये कहानी उस चित्रण की थी। एक दूसरी कहानी जो थोड़ी प्रयोगात्मक है, और वो कहानी मैंने बिल्कुल हाल में लिखी है। अभी कहाँ छपेगी ये भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये तीसरी कहानी आपको इसलिए भी सुनाऊं कि कई लिहाज से प्रयोगात्मक है। यानी कम से कम मेरे लिए, अमूमन मैं सीधी सपाट कहानियां लिखता हूं, लेकिन इस कहानी में मैंने कोशिश की। असल में एक दुविधा मेरे सामने है कि जो जीवन हम जीते हैं और जो कहानी हम लिखते हैं उसके बीच का फासला क्यों होता है, और क्या कहानी हमारे लिए जीवन से भागने की का जरिया है। तो तीसरी कहानी, इसका शीर्षक अभी साफ नहीं है कि मैं क्या करूंगा, लेकिन बिल्कुल आप समझ लीजिए कि इन्हीं 2 हफ्तों के बीच लिखी गई कहानी है। छोटी सी कहानी है। एक दिन कहानी ने पलटकर कहानीकार को घेर लिया। तुम मेरा कवच की तरह इस्तेमाल करते हो। हैरान कहानीकार ने पूछा, कैसे? मैं तो तुम्हारा निर्माता हूं, अपनी भावनाओं से तुम्हारा निर्माण करता हूं। तुम मेरी संतान हो, मेरी आत्मा के रेशे तुम्हारे भीतर हैं। कहानी ठिठा कर हंसी, झूठ, मैं सिर्फ तुम्हारी नाकामियों का दर्पण हूं। कहानीकार उदास हुआ, ठीक है, मैं जैसी कहानियां लिखना चाहता था वैसी लिख नहीं पाया, लेकिन मेरा सबसे ईमानदार रूप तुम्हारे भीतर है। मेरी सबसे खूबसूरत कल्पनाओं का मूर्त रूप तुम हो। तुम मेरे सबसे गहरे अनुभवों का निचोड़ हो। कहानी कुछ देर के लिए गंभीर हुई। वाकई तुम मुझे इतनी गंभीरता से लेते हो? कहानीकार ने भरोसे के साथ सिर हिलाया, बिल्कुल। तुम्हें रचते हुए मैं कई बार आंसू बहाता हूं। कई बार तुम ही मेरा रुख मोड़ देती हो। जो लिखना चाहता हूं उससे अलग लिख जाता हूं।
तुम तो दरअसल मेरा पूरा जीवन हो। तुम्हारे भीतर मेरे सारे रिश्ते नाते बसे हुए हैं। कहानी कुछ देर चुपचाप सोचती रही। वह कुछ उदास सी हो गई। उसने कहा, इस पर यकीन करना चाहती हूँ, लेकिन कर नहीं पाती। कई बार मुझे लगता है तुमने मुझे अपनी हताशाओं का घर बना रखा है। तुम मेरे निर्माता हो, लेकिन तुमने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया। कहानीकार चुप रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कहे। यह भी समझ नहीं पा रहा था कि कहानी ही पलटकर उससे सवाल कैसे करने लगी। एक लम्हे को उसे ख्याल आया, वह कहानी को मिटा दे, कंप्यूटर की एक की से डिलीट करके सारे सवाल जवाब खत्म कर दे। यह उसे बड़ी असुविधाजनक स्थिति लग रही थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि कहानी उसके दिमाग के भीतर भी घुसी हुई है। वह हंसी, तो तुम मेरी हत्या ही कर देना चाहते हो? यह तुम्हारा पुराना तरीका है। जिंदगी से भागते हो, कहानी में दाखिल हो जाते हो। अब कहानी से भी भाग रहे हो। कहां कहां भागोगे तुम? और मुझे मारकर क्या तुम बचे रह जाओगे? कहानीकार सोचने लगा। उसे लगा कि कहानी कुछ ज्यादा भूली है। उसे पता ही नहीं उसने कितनी कहानियों की हत्या की है। वह कुटिलता से मुस्कुरा रहा था, लेकिन कहानी ने इस बात को भी समझ लिया। तुम क्या सोच रहे हो, मैं नहीं समझ रही। तुमने बहुत सारी कहानियों की हत्या भी की है। जो कहानियां तुम लिख नहीं सके, उन्हें तुमने तुमने हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। तुम्हें सुविधाजनक सच्चाइयां चाहिए, वैसी जिनसे तुम आंख मिला सको, वैसी जिनके आईने में खुद को पाक साफ महसूस कर सको, वैसी जिनको लिखकर तुमको जिंदगी का पश्चाताप करने की सोचते हो। कहानीकार सटकाया हुआ था। यह कहानी उसके कितने भीतर धसी हुई है, उसकी कितनी सारी कहानियों से परिचित है, किस अंधेरे में छुपी थी जो अचानक निकल आई है। लेकिन यह तो उस पर कुछ ज्यादा ही इल्जाम बढ़ रही है। जो कहानियां उसने लिखी हैं सच्चे दिल से लिखी हैं। जो नहीं लिख पाया उसके संकट कुछ और भी थे। लेकिन यह तो कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कहानी ही नए सिरे से लेखक को लिख रही है। नहीं, मैं तुम्हें नए सिरे से नहीं लिख रही। जैसे किसी गहरे कुएं से आई कहानी की इस आवाज ने उसे फिर चौंका दिया। वह कह रही थी, जो तुम असल में हो उसकी याद दिला रही हूं। कथाकार सोचने लगा, वह असल में क्या है? क्या वह कुछ है भी, या वह किसी और के द्वारा लिखी जा रही एक कहानी भर है? कौन उसे लिख रहा है? उसके कितने रूप हैं? यह कहानी उससे कहना क्या चाहती है? कहानियां उससे कैसे कुछ कह सकती हैं? वे तो बेजान होती हैं। लेकिन कहानी साबित करने पर तुली थी कि वह बेजान नहीं है, बल्कि उसमें सिर्फ जान ही नहीं, वह तीक्ष्ण संवेदन भी है, जिसके सहारे वह कथाकार के बिल्कुल अंधेरे कोनों को देख ले रही है, बल्कि उसका ही ईश्वर होने पर तुली है। अब कहानी की आवाज में कुछ सहानुभूति भरी थी। ठीक है, ठीक से अपने आप को देखो, तुमने क्या लिखा है? वही जो जीवन में घटा है? उसने जल्दी से जवाब देना चाहा। नहीं, जो जीवन में घटा है उससे तुमने डायरी बनाई, उसमें भी कुछ कहानी मिला दी। तुमने दरअसल वह लिखा जो जीवन में घटा ही नहीं। यानी जीवन में जो तुम प्रेम कर नहीं पाए उसे तुमने कहानी में किया। जिस रिश्ते का निर्वाह जीवन में तुमसे संभव नहीं हुआ, उसे तुमने कहानी में जिया। सड़क पर जिस गरीब की तुमने घोर उपेक्षा की, कहानी में उसका सम्मान किया। नहीं, ऐसी नकली कहानियां मैंने नहीं लिखी। जीवन में भी मैंने प्रेम किया, रिश्तों का निर्वाह किया, गरीबों की फिक्र की, और इसी फिक्र से अपनी कहानी बनाई, ताकि दूसरों को भी ये चीज छू सके, उनके जीवन को कुछ बदल सके। इस पर कहानी जोर से हंसी। यह नई कहानी किसको सुना रहे हो तुम? अपनी ए लिखी एक एक कहानी को याद करो। तुम याद करो कि पाठकों से छल करने से पहले अपने आप से छल करते रहे हो तुम। कथाकार का गला सूखने लगा था। उसे लग रहा था कि उसके विरुद्ध उसकी कहानी कोई मुकदमा चला रही है। अचानक यह कहां से चली आई? इतनी जिरह क्यों कर रही है? क्योंकि तुम अपने आप से जिरह नहीं कर रहे। अगर कर भी रहे हो तो कहानी में, यानी मेरे भीतर। तुम याद करो तुमने कब अपने आप को कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन मैं क्यों करूं? मैं तो बस कहानीकार हूं, और जरूरी नहीं कि हमेशा कहानी लिखूं, अपनी कहानी लिखूं। कहानीकार का जीवन उसकी अपनी कहानी से अलग हो सकता है या नहीं? कहानी मुस्कुराने लगी। इसे कथाकार की चालाकी कहते हैं। कहानी में जिस सच तक पहुंचना चाहते हो, जिस क्षण को छूना चाहते हो, जीवन में वहां तक पहुंचना, उसे छूना क्यों नहीं चाहते? क्या इसलिए कि कहानी लिखना आसान है और जीवन जीना मुश्किल? कथाकार झुंझलाने लगा था। उसकी सकपकाहट अब गुस्से में बदल गई थी। तुम उदाहरण देकर बात करो, मेरे साथ ऐसा कब हुआ है? कहानी वाकई उदाहरण ले आई। बहुत मोटा उदाहरण देती हूँ। जनवरी की ठंड में रेड लाइट पर एक छोटे से बच्चे ने
तुम्हारी कार के शीशे साफ किए थे, लेकिन तुमने उसे पैसे नहीं दिए। हाँ, क्योंकि मेरे पास तब पर्स में पैसे नहीं थे, कहानीकार ने हकला कर कहा। झूठ बोलते हो तुम, कहानी ने गुस्से में कहा। तुम्हारे पास पैसे थे, लेकिन 100 के नोट थे, 10-10 के नहीं। तुम्हें लगा कि 100 रुपए देना बहुत ज्यादा है, 10 होता तो तुम दे देते। कथाकार ने खुद को बचाने की। हाँ, यह सच है कि 100 रुपए बहुत ज्यादा नहीं थे, तो इसलिए तुम उसके 10 रुपए भी मार लोगे। अंततः उस गरीब को तुमने पैसे नहीं दिए। यह तो सोचो कि तुम्हारे लिए 100 रुपए की कीमत जो थी, वो उस गरीब बच्चे के लिए 10 रुपए उसके कहीं ज्यादा अमूल्य थे। अब कथाकार बिल्कुल सफाई की मुद्रा में था। मैं 100 रुपए की देने की सोच रहा था, लेकिन तब तक रेड लाइट हो गई थी। मैंने पर्स में हाथ डाला भी था, फिर पीछे बज रहे हॉर्न की वजह से मुझे गाड़ी बढ़ा देनी पड़ी। लेकिन कहानी सफाई से संतुष्ट नहीं थी। क्या यह सच नहीं कि तुम्हें उस हॉर्न के बजने से भी राहत मिली थी? तुम मन ही मन चाह रहे थे कि रेड लाइट जल्दी खत्म हो। और अगर तुम 100 रुपए देने को तैयार ही थे, तो उस बच्चे के लिए नहीं, अपने गुनाह के एहसास से बचने के लिए। तुमसे अपना ही पाखंड झेला नहीं जा रहा था। यह सब मैंने कहानी में लिखा है। कथाकार अब भी हार मारने को तैयार नहीं था। तुम ऐसी कोई बात नहीं कह रही हो जो मैंने न लिखा। वही तो, कहानी में तुमने यह भी लिख दिया कि 2 किलोमीटर आगे जड़ने का तुम लौट आए थे, लेकिन बच्चा तुम्हें मिला नहीं। तो तुमने एक दूसरी औरत को 100 रुपए देकर अपने आप को ग्लानि से मुक्त किया। कहानी की आवाज में तकलीफ भी चली आई थी। लेकिन जो कहानी में किया, उसे जीवन में क्यों नहीं किया? अगर तुम वाकई 2 किलोमीटर दूर से लौट आते, वाकई उस लड़के को या किसी और को 100 रुपए दे देते, तो क्या वह कहानी लिखने से बेहतर न होता? मान लो अगर वह लड़का न मिलता, उसकी जगह किसी और को सच्चाई मिलती, तब भी क्या तुम्हारी कहानी अच्छी नहीं होती? नहीं भी होती तो क्या ज्यादा असंतोषजनक स्थिति नहीं होती? कहानीकार चुप था। उसे और भी वे स्थितियां याद आ रही थीं, जिनमें अपने पलायन को उसने कहानी में बदला था। जीवन की क्षतिपूर्ति कथा में वह खुद से पूछ रहा था, लेकिन कहानी पूछ नहीं रही थी, बता रही थी। सच तो यह कि जो असली कहानियां होती हैं, उनसे तुम भागते रहते हो। उनको लिखना नहीं चाहते, क्योंकि उनसे उबकाई आती है। खुद आत्महत्या कर लेने की इच्छा पैदा होती है। अपने आप से आंख मिलाना मुश्किल होता है। कहानीकार के लिए वाकई कहानी से आंख मिलाना मुश्किल हो रहा था। उसे लग रहा था कि वह लेखक नहीं, एक डरावनी सी कहानी का भागता हुआ किरदार है। लेकिन ये डरावनी कहानी क्या है? यह जिंदगी है। कहानी उसके भीतर उठे सवाल का जवाब दे रही थी। वह बाहर से बहुत चमक दमक से भरी है, लेकिन उसके भीतर बहुत कालीमा है। घरों में जैसे होता है ना, भीतर भीतर एक नाली होती है जो किसी गटर से गिरती है और घर की सारी गंदगी बाहर निकालती है। लेकिन हम लोगों को गटर नहीं, ड्राइंग रूम में दिखाते हैं। कथाकार ने अपने ढंग से एक दलील खोजने की कोशिश की। गटर है, लेकिन घर नहीं है। घर गटर से नहीं, दूसरी चीजों से बनता है। कहानी हंसने लगी। यही तुम्हारे लेखक होने का राज है। तुम सच को अपनी तरह से मोड़ना जानते हो। गटर हर कहीं है। तुम्हारे भीतर भी बहुत सारे गटर जीवन के सड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी गंदगी निकालने की राह पर हमने बहुत सारे पत्थर रख दिए हैं। वहां बहुत सारा इत्र छिड़क दिया है, क्योंकि उसकी बदबू हम तक ना आए। कहानी में भी तुम यही कर रहे हो, गटर को छुपा रहे हो। कथाकार को बात कुछ उलझती लग रही थी। उसने पूछा, क्या करूं, लिखना बंद कर दूं कहानी? कहानी फिर हंसने लगी। यह सबसे मुफीद है। तुम्हारे लिए न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी कहानी, न करोगी शिकायत। कथाकार का धीरज भी जवाब दे रहा था। तुम्हारे इतने सारे उलाहने सुनकर कोई बात मेरी समझ में नहीं आई। कहानी ने कहा, यह उलाहना नहीं है, बस याद दिलाने की कोशिश है कि जो कहानी तुम लिख रहे हो नकली है। असली कहानियां तुमने छुपा रखी हैं। वह कहानियां शायद तुम कभी लिख नहीं सकोगे, लेकिन जो भी लिखो याद रखना, उसमें तुम भी दिखते हो। कहानी कहने को झूठ होती है, लेकिन वह असल में सच होती है। और जिस कथा के बारे में नहीं बताती, उतना कहने वाले के बारे में बताती। जितना कथा के बारे में नहीं बताती, उतना कहने वाले के बारे में बताती है। कहानीकार सुनता रहा, सोचता रहा कि वह क्या लिख पाएगा वैसी कहानी जैसे लिखी जानी चाहिए। उसे उम्मीद थी कि कहानी कोई जवाब देगी, मगर कोई जवाब नहीं आया। कहानी उसके दिमाग से फुर्र हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी 3 कहानियां। उम्मीद करता हूं कि कुछ लोगों ने सुनी होगी, कुछ ने तीनों कहानियां सुनी होंगी, कुछ ने एक आध, लेकिन जिसने जितना भी समय निकाला, मेरे लिए बहुमूल्य है।
मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और जनसुलभ पुस्तकालय का, अर्पण कुमार का, जिन्होंने इसके 151वें कार्यक्रम में मुझे शामिल करके एक अवसर दिया कि मैं आपके साथ अपनी कहानियां साझा कर सकूं। धन्यवाद।